students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study history chapter named Successors of Akbar, class 7 history chapter, and this is the part 1 of this video. Student, in this chapter we will read about the अकबर्स सक्सेसर्स यानी कि जो अकबर के उत्तराधिकारी थे वो कौन थे, यानी कि उनके बाद कौन कौन गद्दी पे बैठे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जहांगीर, जो जहांगीर है सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अकबर वाज सक्सेडेड बाय हिज एल्डर सन प्रिंस सलीम हु assumed the title of नूरुद्दीन जहांगीर which means conqueror of the world। जो अकबर है, अकबर के बाद जो गद्दी थी यानी कि राज सिंहासन की गद्दी, तो उसके बाद जो उनके बड़े सन थे यानी कि जो सलीम थे उन्होंने एज्यूम किया टाइटल नूरुद्दीन जहांगीर। तो ये उनको टाइटल दिया गया जिसका मतलब होता है पूरे संसार का क्या किया उन्होंने, विजय पाई यानी कि कॉन्करर यानी कि जीता। He ruled between 1605 and 1627। उन्होंने 1605 से लेकर 1627 तक क्या किया, राज किया। Jahangir inherited one of the largest and the most prosperous kingdoms of the medieval world। जो जहांगीर है उन्होंने क्या किया, जो बहुत बड़ा साम्राज्य था और बहुत समृद्धशाली यानी कि बहुत ही क्या था, वो सारी तरीके से क्या था, ठीक था। ठीक है, तो उन्होंने जो उनको पहले से ही मिला था, इनहेरिटेड का मतलब जो अपने फादर्स वगैरह से मिलता है। ठीक है, तो उस मेडिवल वर्ल्ड में उनको ये मिला था जिसकी फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। दैट जहांगीर डिड नॉट हैव टू फेस एनी मेजर क्राइसिस इन मेंटेनिंग और कंसोलिडेटिंग हिज एम्पायर। जो जहांगीर है उन्होंने किसी भी तरह की क्राइसिस का मतलब जहां वहां पे क्या हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है किसके टाइम पे, जब कोई राजा क्या करता है, राज करता है अपने एम्पायर में, तो उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। जब उनको अपना एम्पायर मेंटेन करना है, चाहे उसको क्या करना है, एक बना के रखना है, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। जो उनका शासन था वो कितने साल का था, 22 ईयर्स तक था, जो बहुत ही क्या हुआ, पीसफुल रहा यानी कि बहुत ही शांतिपूर्ण रहा। वो उसमें कोई भी क्या नहीं हुआ, बड़ी बैटल वगैरह या उनको फेस नहीं करना पड़ा ऐसा कुछ, एक्सेप्ट यानी कि सिवाय किसके, जो रेबिलियन यानी कि जो विद्रोह उनके बड़े बेटे ने करा, बस वही हुआ वहां पे। मतलब जैसे कोई राजा रहते थे तो उनको पहले से जब से वो क्या करते थे, शासन यानी कि सिंहासन अपना संभालते थे, तो उस टाइम पे ही उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से क्या करना पड़ता था, फेस करना पड़ता था। पर जो जहांगीर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, सिवाय किसके, जो रिबेलियन यानी कि जो विद्रोह उनके बड़े बेटे ने शुरू किया था। एल्डरसन यानी कि जिसका नाम था खुशराव, हु ऑक्युपाइड लाहौर, खुशराव ने लाहौर को अपने अंडर में ला लिया था। खुशराव वाज डिफीटेड एंड इम्प्रिजन्ड बाय मेनी ऑफ हिज फॉलोअर्स वर पुट टू डेथ। जो खुशराव था उसको डिफीट किया गया और बंदी बना लिया गया और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स को क्या दे दिया गया, सीधा मौत की सजा दे दी गई। अब हम पढ़ेंगे कॉन्केस्ट और कैंपेन्स, यानी कि जो कॉन्केस्ट यानी कि क्या क्या जीता, कहां कहां उन्होंने विजय पाई, उनके कैंपेन्स क्या थे। As compared to later Mughal rulers, the reign of Jahangir was on the whole quite peaceful। जैसे कि जो बाद के मुगल रूलर्स थे, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो बाद के रूलर्स कौन कौन से थे, तो जो जहांगीर का शासनकाल था, ठीक है, वो कैसा रहा, शांतिपूर्ण रहा पूरा। There were not too many campaigns, तो उस टाइम बहुत सारे कैंपेन्स भी नहीं करे गए। जहांगीर स्ट्रेंथन मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल एंड कॉन्कर्ड कांगड़ा एंड अवध। जो जहांगीर है उन्होंने मुगल कंट्रोल को बहुत पावरफुल बनाया, कहाँ पे, बंगाल के, जहां पे बंगाल था, और कांगड़ा और अवध को भी क्या किया, जीता। In 1630 he sent an expedition against Rana Amar Singh of Mewar, the son of Rana Pratap, who had refused to accept Mughal suzerainty। 1613 में उन्होंने एक एक्सपीडिशन यानी कि जब लॉन्ग जर्नी पे जाते थे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो एक्सपीडिशन किसके अगेंस्ट भेजी, राणा अमर सिंह यानी कि जो मेवाड़ के थे, और जो सन थे राणा प्रताप, उनके अगेंस्ट में। और फिर इन्होंने क्या किया, मुगल सुजरेंटी यानी कि वो चाहते थे ना कि ये लोग भी हमारे अंडर में काम करें, मतलब हमारे साथ मिल जाए, तो उन्होंने जो मुगल सुजरेंटी थी उसको क्या कर दिया, डिक्लाइन यानी कि रिफ्यूज कर दिया।
ठीक है, मना कर दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं मिलने वाले, और हमारा जो जो भी ये जितना हमारे अंडर में है हमारा एम्पायर, वो यही रहेगा और हम तुम्हारे अंडर में नहीं काम कर सकते। ये होता है ना, यानी कि जो पावरफुल एम्पायर होता है वो ऐसा करता है और राजाओं के साथ, ताकि वो सब मिलजुल के काम करे और वो भी उनके अंडर में आ जाए। राणा अमर सिंह वॉज डिफीटेड, जो राणा अमर सिंह है वो हार गए थे। But Jahangir treated him with courtesy and allowed him to retain his territory and exempted him from personal attendance at his court। और जो जहांगीर है उन्होंने उनके साथ कैसे ट्रीट किया, अपनी राज दरबार में उनको अलॉट कर दिया अपनी एक टेरिटरी, और उनको एक्सेम्प्टेड मतलब फ्री कर दिया पर्सनल अटेंडेंस, यानी कि उनको वहां नहीं आना पड़ेगा रोज उनके कोर्ट में। लाइक अकबर, जहांगीर ट्राई टू एनफोर्स हिज अथॉरिटी इन द डेक्कन, और अकबर की तरह ही जो जहांगीर है उन्होंने अपनी अथॉरिटी को फोर्स किया डेक्कन में। उन्होंने बहुत सारे एक्सपीडिशंस भेजे अहमदनगर को जीतने के लिए। मलिक अंबर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अहमदनगर, put up a stiff resistance and occupied all the territories conquered by Akbar earlier। जो उन्होंने मालिक अंबर है यानी कि जो, तो वो चीफ मिनिस्टर थे अहमदनगर के, उन्होंने एक अपोज किया उनके लिए उन्होंने अपोज यानी कि उनके अपोज में गए वो, ठीक है। और उन्होंने जो भी टेरिटरीज कॉन्क्वेस्ट की थी अकबर ने, ठीक है, जो भी टेरिटरीज कॉन्क्वेस्ट की थी अकबर ने पहले, तो उन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट यानी कि उसको अपोज किया। Jahangir then sent an expedition under Prince Khurram Shahjahan, who managed to conquer the fort of Ahmednagar। जो जहांगीर है उन्होंने एक एक्सपीडिशन भेजा फिर प्रिंस खुर्रम के अंडर में, यानी कि क्या, जो कौन थे, जिनका नाम क्या था रियल में, शाहजहां, उनको प्रिंस खुर्रम बोलते थे। उन्होंने मैनेज किया जो अहमदनगर की फोर्ट को जीतना। However, the war continued and Malik Ambar kept in check the progress of the Mughals in the Deccan till his death in 1626। और जबकि जो वार है वो लगातार लड़ी गई, जारी रही, और जो मलिक अंबर है वो जो मुगल्स की प्रोग्रेस है उसको भी देखते थे। कहाँ पे, डेक्कन में, यानी कि वो कहाँ तक आ गए हैं, यानी कि कहाँ तक उन्होंने अपना एम्पायर वहां तक घेर लिया है, ये देखना। और अपनी जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी तब तक वो उनकी प्रोग्रेस को चेक करते थे। कौन, मलिक अंबर। कब तक, 1626। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अदर मुगल्स, यहाँ पे आपको उनकी टाइमलाइन वगैरह दे रखी है, यानी कि उनका जो रेन था वो कहाँ से कहाँ तक रहा। Akbar had conquered Kandahar in Afghanistan, but the Shah of Persia captured it in 1622। जो अकबर है उन्होंने कांधार को जीता अफगानिस्तान में, और लेकिन जो शाह और पर्सिया है उसको कैप्चर किया 1622 में। जो जहांगीर है उन्होंने पूछा प्रिंस खुर्रम, यानी कि जिनका नाम था शाहजहां, उनको ये पूछा कि क्या पूछा उसको रिकवर करने के लिए, पर जो प्रिंस रोज यानी कि वो किस में थे, विद्रोह में थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कांधार में जाने के लिए। यानी कि जब कांधार को उन्होंने क्या कर दिया, अकबर ने जीत लिया था और शाह पर्सिया को कैप्चर कर दिया था 1622 में, तो जहांगीर उन्होंने पूछा खुर्रम को उसको रिकवर करने के लिए, यानी कि जो जो वहां हमने करना है काम वो करने के लिए। और लेकिन जो प्रिंस रोज है वो किस में थे, विद्रोह में थे, और उनके विद्रोह में कब, जब जिसकी बात नहीं मानता है, तो उसने मना कर दिया था कांधार जाने के लिए। द कांधार वाज लॉस्ट टू द पर्सियंस, और इसलिए जो कांधार है वो पर्सियन से लॉस हो गया। दिस वॉज अ सीरियस लॉस टू द मुगल, और ये मुगल के लिए क्या था, लॉस था। जैसे कि जो कंधार था वो सेंटर था, यानी कि किसके लिए इंपॉर्टेंट था, इंडियन ट्रेड के लिए, किसके साथ, वेस्टर्न एशिया के साथ। Besides this, it was easier for the Mughals to defend themselves against attacks from Central and Western Asia from Kandahar। और इसके अलावा यानी कि एक तो ट्रेड का सेंटर था ही था, किसके साथ, वेस्टर्न एशिया के साथ, और इसके अलावा अगर वो क्या हो जाता, उनके अंडर में रिकवर हो जाता, तो उनको ये भी बेनिफिट मिलना था कि मुगल्स के लिए इजी हो जाता अपने को बचाए रखना, किसके अटैक से, सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया के। कहां से, कांधार से अपने को बचाना। अगर यहाँ से अटैक होता है हम पे तो हम अपने को बचा सकते हैं। यहाँ पे नूरजहां की आपको पिक दे रखी है। अब हम पढ़ेंगे नूरजहां के बारे में। जो जहांगीर है उनकी शादी हो गई थी नूरजहां से 1611 में। जो उनका नूरजहां का ओरिजिनल नेम था वो था मेहरून निसा, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो नूरजहां है उनका नाम क्या था, मेहरून निसा। She was first married to शेर अफगान, उनकी पहले शादी किसके साथ हुई थी, शेर अफगान के साथ। और बाद में जो शेर अफगान है उनको
किसने मार दिया था? जहांगीर ने मार दिया था। और फिर अपने हस्बैंड की डेथ के बाद मेहरुन्निसा ने शादी कर ली जहांगीर से, जो उनकी ब्यूटी और इंटेलिजेंस से ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। कौन? जहांगीर। किसकी ब्यूटी और इंटेलिजेंस से? मेहरुन्निसा यानी कि नूरजहां की ब्यूटी और इंटेलिजेंस से, और उनसे शादी कर दी थी जहांगीर ने। Jahangir made her his chief queen and gave her the title of नूरजहां, मीनिंग लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जो जहांगीर है, उन्होंने जो उनकी चीफ क्वीन थी उसको चीफ बना लिया था, यानी कि अपनी क्वीन को चीफ बना लिया था, यानी कि इंपॉर्टेंट बना लिया था। जैसे कि पहले क्या हो जाता है, राजा की बहुत सारी रानियां होती थी, उसमें से कुछ खास रानियां भी थी, तो उसको टाइटल दे दिया था नूरजहां। किसको? मेहरुन्निसा को बाद में नूरजहां टाइटल दे दिया था। जैसे वो क्या थी? उनकी चीफ क्वीन थी, जिसका मतलब हुआ, नूरजहां का मतलब हुआ लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार का प्रकाश, लाइट। She was promoted to the status of पासा बेगम, और उनको प्रमोट किया गया, उनको ये स्टेटस दिया गया पासा बेगम का। जहांगीर कंसल्टेड हर ऑन ऑल मैटर्स, जहांगीर उनसे पूछते थे जो भी मैटर्स होता था उनके रेन से रिलेटेड, यानी कि शासन में जो भी मैटर्स होते थे वो उनसे क्या करते थे? सहमति लेते थे उनकी। किसकी? नूरजहां की। She not only set the fashion in dress and manners at the court but also looked after the political matters in the state. जो नूरजहां थी वो क्या थी? उनकी एक अपना ड्रेसिंग सेंस था और मैनर्स भी, यानी कि कैसे कोर्ट में क्या करना है, बात से लेकर हर चीज से लेकर, ठीक है, कैसे रहना है, कैसे बात करना है, कैसे हमको आगे क्या करना है, अपना रूल वगैरह, रेन वगैरह देखना है। पर वो पॉलिटिकल मैटर्स को भी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेती थी उस स्टेट के। Once when Jahangir fell ill for a long period, she took over the administration and became the virtual ruler of the empire. जब जहांगीर बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे एक लंबे टाइम के लिए, तो उन्होंने देखा वहां का प्रशासन, किसने? नूरजहां ने, उनकी वाइफ ने देखा, और वो एक वर्चुअल रूलर बन गई थी एम्पायर की। फिर 16 साल यानी कि लास्ट के जो 16 साल थे उनके शासन के, तो जहांगीर ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथों में सौंप दिया था। किसके? नूरजहां के। फाइनली शी बिकेम सो पावरफुल दैट इवन द कॉइन्स वर इश्यूड जॉइंटली इन द नेम ऑफ जहांगीर एंड नूरजहां। और वो इतनी पावरफुल बन गई थी बाद में, कौन? नूरजहां यानी कि मेहरुन्निसा, कि उन्होंने क्या किया? कॉइन इश्यू किए, ठीक है, किसके नाम से? जहांगीर और नूरजहां के नाम से। तो उन्होंने वो कॉइन चला दी, जैसे पहले राजा अपने नाम के कॉइन चलाते थे ना, तो वैसे ही उन्होंने किया था। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल रूलर बन गई थी। वो रिटायर हुई कोल्ड लाइफ से, यानी कि ये जो कोल्ड लाइफ चली, यानी कि ये जो उन्होंने पूरा सिंहासन का काम किया, तो उन्होंने ये रिटायर हो गई थी जब उनकी डेथ हो गई थी जहांगीर के 1627 में। तो कोल्ड लाइफ से वो रिटायर हो चुकी थी, किसकी डेथ के बाद? जहांगीर की डेथ के बाद 1627 में। अब हम पढ़ेंगे प्रशासन कैसा था जहांगीर के टाइम का। जो जहांगीर है वो एडमिनिस्ट्रेशन का वही सिस्टम फॉलो करते थे जो अकबर करते थे। ही आल्सो इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स लाइक एबोलिशन ऑफ ट्रांजिट एंड कस्टम ड्यूटीज एंड बैनिंग द यूज ऑफ वाइन एंड टोबैको। उन्होंने एक ऐसा रिफॉर्म का मतलब जो राजा सुधार करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना जिनको उनको सुधार करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि यहाँ पे जो चीज गलत हो रही है उसको रोकना और अपने जो भी एम्पायर में सही चीजें लाना। जैसे कि जो एबोलेशन था, किसका? कस्टम ड्यूटीज, वहां ट्रेड होता था तो उस पर कस्टम ड्यूटी और ट्रांजिट, यानी कि उनको लाया जाएगा और उसके बाद जो दिया जाएगा, तो उस पर क्या पड़ती था? टैक्स पड़ता था, ठीक है। तो उन्होंने उसको वहां पे सुधार किया और वाइन और टोबैको को यूज को बैन कर दिया। He continued his father's policy of matrimonial alliances with the Rajput and won over their loyalty. उन्होंने ये जारी रखी कौन सी पॉलिसी? मैट्रिमोनियल, यानी कि एक मुगल किससे शादी कर सकता है? हिंदू की बेटी से, है ना, राजपूत की बेटी से। तो यही उन्होंने चलाई पॉलिसी, अपने पापा की जो पॉलिसी यानी कि अकबर की थी वो इन्होंने भी चलाई और उनकी लॉयल्टी बनाई रखी। जहांगीर इज फेमस इन हिस्ट्री फॉर हिज लव फॉर जस्टिस। जो जहांगीर है वो किसके लिए फेमस है हिस्ट्री में? जस्टिस के लिए, यानी कि वो न्याय से उनको बहुत ही क्या था? प्यार था, तो वो न्याय चाहते थे, तो इसलिए वो बहुत फेमस थे इसी वजह से। कौन? जहांगीर। It is said that he got constructed a long golden chain with bells which was tied to the wall of the palace. ये कहा जाता है कि उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया बहुत ही लंबी चेन, किसकी? गोल्डन चेन, यानी कि सोने की चेन, जिसमें क्या थी? बेल थी, ठीक है, चेन से बेल को बांधा था, ठीक है। कहाँ पे? जो पैलेस की, यानी कि जो महल की दीवार थी वहां पे। Anyone unjustly treated by the government officials could pull the chain and make his complaint. जैसे कि किसी के साथ भी वहां अन्याय होता था उनके
राज्य में। तो वहां पे क्या होता था, वो चेन को खींचता था और वो घंटी क्या थी, बजती थी, और वो अपने कंप्लेंट बोलता था। कंप्लेंट यानी कि जो भी शिकायत हुई है, यानी जो भी उसके साथ हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम है। जहांगीर यूज्ड टू लिसन टू द कंप्लेंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे कि जो जहांगीर, उनको बहुत ज्यादा प्यार था जस्टिस से, तो इसलिए वो कंप्लेंट को सुनते थे और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते थे। यहाँ पे आपको दे रखा है पिक, इटीमेड उड दोलास की टॉम, यानी कि उनका मकबरा। आर्ट और आर्किटेक्चर, जैसे कि हमने पढ़ा, मुगल एम्पायर को बहुत ही ज्यादा फेमस थे अपने आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए भी, अपने शासन के लिए भी, अपनी पॉलिसीज के लिए भी। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जहांगीर के टाइम पे जो आर्ट और आर्किटेक्चर था वो कैसा था। जहांगीर पैट्रॉन यानी कि भक्त थे सीखना आर्ट को, जैसे कि पोएट्री, पोएट्री भी एक आर्ट हुई यानी कि कविता। आर्किटेक्चर यानी कि जो हम क्या बनाते हैं, वो महल बनाते हैं, उसका आर्किटेक्चर यानी कि उसके लिए भी पॉपुलर थे। तो वो भी क्या थे, भक्त थे किसके, आर्ट और आर्किटेक्चर के। कौन, जहांगीर। म्यूजिक पेंटिंग के भी थे। ही वॉज ए स्कॉलर ऑफ जूलॉजी, यानी कि जूलॉजी जो सब्जेक्ट होता है, आप अभी भी पढ़ते हैं, जैसे आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो पढ़ोगे। तो वो क्या थे, स्कॉलर थे जोलॉजी, बॉटनी और मेडिसिन के, यानी कि वो इतने स्कॉलर थे इनमें। हिज मेमोइर्स कॉल्ड तुजुक ई जहांगीरी, और जो उनकी यादें वगैरह है वो किस में लिखी गई, तुजुक ई जहांगीरी एक बुक का नाम है जिसको पर्शियन में लैंग्वेज में लिखा गया है। और ये एक बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स है इंफॉर्मेशन का, यानी कि जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है उनके बारे में और उनके शासनकाल के बारे में, उनके राज्य के बारे में, और उस टाइम पे क्या क्या होता था। During Jahangir's reign, miniature paintings became popular. जहांगीर के टाइम पे जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी, छोटी छोटी पेंटिंग थी, वो बहुत प्रसिद्ध थी। और ये कहा जाता है कि जहांगीर का इंटरेस्ट था वो पेंटिंग में इतना ज्यादा था कि वो हर एक पेंटिंग को जो आर्टिस्ट की स्टाइल है उसको भांप लेते थे, यानी कि उसको जान लेते थे। इतना ज्यादा वो क्या थे, उनका इंटरेस्ट था पेंटिंग में। द फेमस पेंटर्स ऑफ हिज कोर्ट वर मंसूर मुराद, बिशन दास एंड अबुल हसन। उनके जो फेमस पेंटर है कहाँ के, उनके कोर्ट के दरबार के, वो ये थे। और वो पेंटिंग से ही देख लेते थे कि किसने बनाई है, तो इतना ज्यादा उनका लव था पेंटिंग के लिए। जहांगीर वाज फॉन्ड ऑफ लेइंग गार्डन, उनको गार्डन भी क्या, बगीचे बनाने का शौक था। जैसे आप यहाँ पे देखोगे शालीमार बाग कश्मीर में है जो, तो मोस्ट फेमस गार्डन है उनके टाइम का शालीमार बाग कश्मीर में जो। जहांगीर कंप्लीटेड अकबर्स टॉम एट सिकंदरा, और जहांगीर ने अकबर की टॉम कंप्लीट की जो कहाँ है, सिकंदरा में, यानी कि अकबर की टॉम कहाँ पे है, सिकंदरा में है। जहांगीर ने उसको कंप्लीट किया। The tomb of Itimad ud Daula, Noor Jahan's father, at Agra, built by Noor Jahan, is one of the finest tombs built in marble. जो टॉम यानी कि नूर जहां के पापा की टॉम है, जिसका नूर जहां के पापा का नाम क्या था, इटिमाद उद दौला, तो वो कहाँ पे बनाई गई, आगरा में बनाई गई, जो नूर जहां ने बनवाई। और ये फाइनेस्ट टॉम्स है, मार्बल से बनी हुई उस टाइम की। जहांगीर रिलेशंस विद द यूरोपियंस, अब जहांगीर के जो रिलेशन थे वो यूरोपियंस के साथ कैसे थे। यहाँ पे आपको सर थॉमस ब्रोकी क्या दे रखी है, पिक्चर दे रखी है। इट वॉज ड्यूरिंग अकबर्स रूल दैट द पोर्तुगीज हैड एस्टेब्लिश्ड ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। अकबर के टाइम पे जो पुर्तगीज थे उन्होंने एस्टेब्लिश किया ट्रेड सेंटर्स इंडिया में। और उस टाइम पे यानी कि जो जहांगीर का शासनकाल था, तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने पहला अटेम्प्ट अपना बनाया ट्रेड राइट्स को ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि उनको इंडिया में ट्रेड राइट मिल जाए। ट्रेड राइट का मतलब अधिकार मिल जाना व्यापार के लिए। पहले हमने बहुत पढ़ा ना कि जो ये कंपनी, इन्होंने जो इंग्लिश वगैरह यूरोपियंस आए थे तो ट्रेड करने के लिए आए थे इंडिया में, और धीरे धीरे क्या करते थे, यहाँ से सस्ते में ले जाते थे, यानी कि चीप कॉस्ट में ले जाते थे और वहां कॉस्टली में बेचते थे उस सामान को। तो जो ब्रिटिश है उन्होंने अपना सबसे पहला अटेम्प्ट यानी कि जब किसी चीज की शुरुआत करना, तो उन्होंने सबसे पहला अटेम्प्ट किया कि ट्रेड राइट को ऑब्टेन करने के लिए इंडिया में, यानी कि मिल जाए और हम वहां भी ट्रेड कर पाए। Two Englishmen, John Hawkins and Sir Thomas Rope, came to India as ambassadors of King James I of England. जो टू इंग्लिशमैन यानी कि जिनका नाम है जॉन हॉकिंस और सर थॉमस रोप, वो इंडिया आए एम्बेसडर्स बन के। किंग जेम्स फर्स्ट यानी कि जो इंग्लैंड का राजा था उसके एम्बेसडर्स बन के वो इंडिया में आए। सर थॉमस रो परसुएडेड जहांगीर टू गिव ट्रेड कंसेशंस टू ब्रिटिश ट्रेडर्स, और थॉमस रो ने परसुएड किया, जहांगीर को मनाया ताकि वो क्या दे सके, उनको ये दे सके कि वो ट्रेड कर सके वो अपना, ठीक है, उसका राइट।
ही गॉट द परमिशन टू सेट अप ए फैक्ट्री, उन्होंने जहांगीर से परमिशन लिवाई कि वो वहां ट्रेडिंग सेंटर बना सके सूरत में। दीज टू ब्रिटिश एम्बेसडर्स हैव लेफ्ट अ लिवली अकाउंट ऑफ द लाइफ एट द मुगल कोर्ट, और इन दो ब्रिटिश एम्बेसडर्स ने अपना एक छाप छोड़ दी लाइफ कहाँ की, मुगल कोर्ट की जो लाइफ थी वहां, क्योंकि ये आए थे वहां ट्रेड के रिलेटेड में। शाहजहां हैं उनको सक्सीड हुए मुगल थ्रोन में 1628 में, और उन्होंने कब तक शासन किया, 1657 तक। He had to face tough resistance, उन्होंने बहुत ही ज्यादा अपोजिशन फेस की अपने ब्रदर से जिनका नाम था शाहयार। बिफोर असेंडिंग द थ्रोन, राजगद्दी में बैठने से पहले उनको बहुत ज्यादा अपोजिशन फेस करनी पड़ी, यानी कि जब होता है ना कोई राजा गद्दी पे बैठता है तो कई लोग उसको अपोज करते हैं कि ये नहीं बनेगा हमारा राजा, तो ये चीज उन्होंने फेस की, किसने, शाहजहां ने। He imprisoned and blinded Sarah and ordered the execution of several of his nephews who had threatened his position, उन्होंने ब्लाइंड यानी कि अंधा कर दिया इसको, शायर को, और ऑर्डर कर दिया बहुत सारे उनके जो नेफ्यूज थे उनको क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि मौत की सजा सुनाने के लिए, जिन्होंने उसकी उनकी पोजीशन को क्या कर दिया था, प्रॉब्लमेटिक बना दिया था, यानी कि जो उनकी प्रॉब्लम, जो भी उन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे लोग, उन्होंने उनको ऐसा कर दिया था। बिसाइड्स दिस ब्रदर्स रिबेलियन, शाहजहां हैड टू फेस रिबेलियंस इन बुंदेलखंड एंड द डेक्कन, और इसके अलावा उनको अपनी जो ब्रदर्स का विद्रोह, यानी कि उनके भाई ने जो विद्रोह किया वो उनको इनके अलावा कहाँ और देखना पड़ा, बुंदेलखंड और डेक्कन में भी। द रिबेलियन ऑफ जुजार सिंह द बुंदेल चीफ वाज पुट डाउन विदाउट मच स्ट्रगल, और जो जुजार सिंह उनका विद्रोही था, जो बुंदेला चीफ था, उन्होंने उनको भी डाउन कर दिया विदाउट मच स्ट्रगल, यानी कि बिना किसी स्ट्रगल के उन्होंने उनको क्या कर दिया, उनको पुट डाउन कर दिया, यानी कि बैठा दिया, यानी कि अगर वो विद्रोह कर रहे हैं तो उनको शांत कर दिया। हाउएवर डेक्कन प्रूव टू बी अ ट्रबल स्पॉट फॉर हिम, और डेक्कन में उन्हें बहुत ज्यादा फेस करने पड़े इश्यूज। जो 3 डेक्कन स्टेट्स यानी कि अहमदनगर, बीजापुर और गोलकंडा, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया जो मुगल की सोजरेंटी, यानी कि यहाँ मुगल क्या नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते, यानी कि अपने अंडर में हमें नहीं ले सकते हैं। एंड ऑफन शेल्टर एनिमीज ऑफ द मुगल्स, और जो एनिमीज थे मुगल्स के उनको क्या दे दी, अपने अंडर में क्या दी, शरण दे दी, यानी कि हम तुम्हारे साथ हैं पर जो मुगल सोजरेंटी है हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। Therefore शाहजहां thought it necessary to subjugate these kingdoms, इसलिए जो शाहजहां है उन्होंने ये सोचा कि इन किंगडम्स को एक करना जरूरी है। In 1633 he annexed Ahmednagar to the Mughal Empire and then subdued the kingdoms of Bijapur in 1636 and Golconda in 1656, और 1633 में उन्होंने अहमदनगर को क्या कर दिया, बिना किसी अपने अंडर में, बिना किसी लड़ाई वगैरह के क्या कर दिया, अपने अंडर में लिया, और फिर उसके बाद जो किंगडम थे बीजापुर के 1636 में गोलकंडा में उनको भी कर मिला दिया। ही डिड नॉट एनेक्स बीजापुर, उन्होंने बीजापुर और गोलकंडा के वहां नहीं गए, यानी कि जीतने के पर्पज से, पर उनको फोर्स किया कि वो उनके ओवरलॉर्डशिप यानी कि उनको माने, एक्सेप्ट करे और उनको एनुअल ट्रिब्यूट पे करें। जो शाहजहां उन्होंने अपने बेटे यानी कि प्रिंस औरंगजेब को वाइसराय बना दिया डेक्कन का। आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द डेक्कन शाहजहां टर्न हिज अटेंशन टू द नॉर्थ वेस्ट, अब प्रॉब्लम जब सॉल्व हो गई डेक्कन के तो शाहजहां ने अपना जो ध्यान है वो कहाँ देने लग गए, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, कि यहाँ भी क्या करा जाए, क्या किया जाए आगे, ये देखने लगे। उन्होंने अपनी आर्मीज को बाल्क और बदख्शान में भेजा, और किसके, उसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया के डिफेंस में, यानी कि उनको बचा सके। He tried to conquer कंधार थ्राइस, उन्होंने कंधार को 3 बार जीता पर हर टाइम क्या रहे, फेल रहे। एंड इन द एंड गिव अप हिज अटेम्प्ट, और लास्ट में एक अटेम्प्ट किया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां, जो पुर्तगीज थे उन्होंने एक फैक्ट्री को सेटअप किया हुगली पे जो बंगाल में है, तो किसके शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। बिगेन टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, और यहाँ क्या होने लग गई थी, शुरू होने लग गई थी प्रॉब्लम, बिगेन यानी कि शुरू होने लग गई थी जब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पुर्तगीज ने सेटअप की एक फैक्ट्री को, तो उन्होंने वहां पायरेसी यानी कि समुद्री डकैती, यानी कि जैसे कोई भी शिप्स आएगा उस पर अटैक करना और जो भी उसमें रहेगा उसको लूट लेना, ठीक है। तो ये शुरू हो गई थी बे ऑफ बंगाल में, और फिर उन्होंने क्या किया, वहां से जो इंडियन ट्रेडर्स हैं उनपे हैवी ड्यूटी यानी कि उसको भी क्या किया, हटाया, और
स्लेव ट्रेड से भी जो उनको टैक्स वगैरह मिलता था तो उसको भी हटाया। और इसलिए जो शाहजहां है उन्होंने डिफीट किया पुर्तगीज को, क्योंकि वो वहां ये हो रहा था, वो हैवी ड्यूटी कर रहे थे पे इंडियन ट्रेडर्स को और इंडल्स कर रहे थे स्लेव ट्रेड को, यानी कि वहां स्लेव ट्रेड किया जा रहा था। तो जो शाहजहां है उन्होंने डिफीट किया पुर्तगीज को और सीज कर दिया हुगली को। इस वजह से पित्रादुरा यहाँ पे आपको पिक दे रखी है और इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जो शाहजहां है उनका कंट्रीब्यूशन क्या था आर्ट और आर्किटेक्चर में। जो शाहजहां का शासनकाल था उसको बताया गया है गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो शाहजहां का शासनकाल था, रेन था, उसको डिस्क्राइब किया गया है गोल्डन पीरियड किसका, आर्ट और आर्किटेक्चर का, कला का। और जो ये आर्किटेक्चर यानी कि जो निर्माण करते थे किसका, बिल्डिंग्स का, अपने टाइम क्या बनाते थे, महल वगैरह, जो भी आर्किटेक्चर था। On account of continued peace and prosperity during his reign, शाहजहां devoted himself to art and architecture। और जो उनका कौन सी नीति थी, पीस की और प्रॉस्पेरिटी के अपने शासनकाल के टाइम, तो शाहजहां ने अपना जो टाइम है वो पूरा डिवोट किया आर्ट और आर्किटेक्चर को। और जो मोस्ट इंप्रेसिव बिल्डिंग्स थे जिससे देख के ही इंप्रेस हो जाते हैं, वो कंस्ट्रक्ट उन्होंने की कहा, ताजमहल आगरा में। तो ये आपने देखा भी होगा और ये हमें भी पता है कितना अच्छा लगता है वो। द मौसोलियम फॉर हिज बिलव्ड लाइफ वाइफ, और ये उन्होंने किसके लिए बनाया, अपनी वाइफ के लिए बनाया था, मुमताज महल के लिए। किसने, शाहजहां ने। इट वॉज बिल्ड इन 22 ईयर्स, और इसको बनते बनते 22 साल लगे। तो जो आप आज देखते हो ना ताजमहल, तो उसको बनने में कितने साल लगे, 22 ईयर्स लगे। और वो शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए बनाया था। बिल्ट इन व्हाइट मार्बल, देखा होगा आपने, व्हाइट मार्बल से बना है। और अब जो पॉल्यूशन है वो इंक्रीज होने लग गया है, एसिड रेन वगैरह से वो थोड़ा थोड़ा क्या होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, डैमेज हो रहा है वो ना। तो यहाँ पे जो ये ताजमहल है ये व्हाइट मार्बल से बना था विद डेलिकेट स्क्रीन, उसमें बहुत ही प्यारा क्या किया गया, काम किया गया है। और पित्रादुरा यानी कि जो वर्क है किया गया, तो उसमें सजाया गया उसको, यानी कि उसमें जो ये काम किया गया है आर्ट का। डेकोरेशन विद प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन, बहुत ही प्यारे स्टोन से उसको सजाया गया है। जो ताज है वो ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है इंडियन, सेंट्रल एशियन और पर्शियन आर्किटेक्चर का, यानी कि जो इंडियन आर्ट है, जो सेंट्रल एशियन आर्ट है और जो पर्शियन आर्किटेक्चर है, उस सब का कॉम्बिनेशन है ये ताज, इसलिए इतना ब्यूटीफुल लगता है देखने में। हिस्ट्री फाइल पढ़ते हैं हम। जो शाहजहां है उन्होंने कमीशन किया अब्दुल हमीद लाहौरी को, जो उनके क्या थे, शिष्य थे। जो किसके शिष्य थे, अबुल फजल के शिष्य थे। टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रेन, ताकि वो उनके क्या थे, शासनकाल की पूरी हिस्ट्री लिखे। किस पे, ऑन द मॉडल ऑफ, जैसे कि जो अकबरनामा लिखाया गया वैसे ही। अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा बादशाहनामा, जो ऑफिशियल हिस्ट्री बताता है शाहजहां के रेन की, यानी कि उस टाइम पे अकबरनामा में अकबर के टाइम जो जो काम हुआ, जो जो उन्होंने कराया, वो पूरी हिस्ट्री में मिलती है इस किताब से। वैसे ही इन्होंने क्या किया, बादशाहनामा बुक लिखवाई और इसमें शाहजहां के रेन के बारे में है। जो नवाब है अवध के, उन्होंने गिफ्ट किया एक इलस्ट्रेटेड वॉल्यूम बादशाहनामा का, किसको, किंग जॉर्ज थर्ड को 1799 में। और तभी से इसको रखा गया संभाल के इंग्लिश रॉयल कलेक्शंस में, जो अब कहाँ रखा गया है, विंडसर कैसल, यानी कि जो इंग्लैंड में है। शाहजहां कंस्ट्रक्टेड टू फेमस मॉस्क, यानी कि शाहजहां ने 2 मस्जिद भी बनाई, एक मोती मस्जिद आगरा में और जामा मस्जिद दिल्ली में। उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की आगरा से शाहजहानाबाद अपनी वाइफ की डेथ के बाद। टुडे इट इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली, आज के टाइम पे दिल्ली का पार्ट है। और दिल्ली में आपने देखा होगा रेड फोर्ट को, लाल किले को, जिसमें कि क्या है, बहुत सारी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स है, जैसे कि दीवाने आम है वहां, दीवाने खास है वहां, रंग महल है और एक फेमस पीकॉक थ्रोन है जिसको सजाया गया है बहुत ही कीमती स्टोन से। जो सेरेमोनियल हॉल्स हैं पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस के, यानी कि दीवाने खास और दीवाने आम, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया गया है। दीज वर सेट अप विद इन अ लार्ज कॉर्टियार्ड एंड वर कॉल्ड एज चिलहिल सुतुन और 40 पिलर्ड हॉल्स। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है, ये जो सेटअप है, इसको बनाया गया है, कितना बड़ा कोर्टयार्ड बनाया गया वहां पे, ये जो सेटअप है कहाँ पे, बहुत बड़े कोर्टयार्ड में। और इसको बोला गया है चिलहिल सुतून, यानी कि 40 पिलर हॉल्स, यानी कि वो हॉल जिसमें कितने पिलर हैं, 40 पिलर्स हैं। और 1739 में ये जो थ्रोन थी और जो फेमस कोहिनूर डायमंड है उसको नादिर शाह ले गए, यानी कि एक पर्शियन इन्वेडर थे, आक्रमणकारी थे जो पर्शियन थे, और इन्होंने जब यहाँ आक्रमण किया तो अपने साथ ले गए थे 1739 में, जो कोहिनूर डायमंड यहाँ रखा गया था। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ बुक है रेड फोर्ट की, लाल किला की, और यहाँ पे जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, दीवाने खास,
दीवाने आम, ठीक है, तो ये आप देख लोगे, ये रेड फॉल्ट में है। शाहजहां हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट स्कॉलर हु कुड कन्वर्स इन पर्शियन, तुर्किश और हिंदी। जो शाहजहां थे वो बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, जैसे कि जहांगीर थे वैसे ये भी बड़े स्कॉलर थे। और उन्होंने क्या किया, वो किस में बात कर सकते थे, समझ भी सकते थे, बात भी कर सकते थे, किस लैंग्वेज में, पर्शियन, टर्किश और हिंदी में भी। उनके शासनकाल के टाइम पे बहुत ही फाइन आर्ट जैसे कि म्यूजिक, डांस, पेंटिंग ये होते थे, और इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस बनाई, यानी कि उस टाइम ये टॉप पे थे। और उन्होंने बहुत ही लिबरल एड यानी कि छूट दी, किसको, आर्टिस्ट को, उनको एनकरेज करने की, यानी कि जो काम है वो और करते जाए, ऐसा ना कि तुम मेरे अंडर में हो तो जो मैं बोलूंगा वो करोगे, नहीं, वो फ्री थे अपने थॉट्स के लिए, ठीक है, जो भी काम करना चाहते थे उसके लिए वो फ्री थे। तो उन्होंने उनको लिबरल एड यानी कि स्वतंत्र सहायता, यानी कि जो भी वो कर सकते हैं वो अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, और आर्टिस्ट के फील्ड में वो कुछ भी करे, उनको एनकरेज करना। तो ये किया था किसने, शाहजहां ने। तो स्टूडेंट पार्ट 1 में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इतना ही, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट video of the part 2 video of this chapter, I will soon meet you in the next video. So till then, thanks for watching. Do like, subscribe and share.